फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में जो हमने जो रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, इसके 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं अभी तक, जो अभी आप लोग नए ज्वाइन हुए हैं, आप ये पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं, तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चारों वीडियो के पार्ट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से डायरेक्ट इनको देख सकते हैं। और आपके जितने भी अभी अपकमिंग फार्मासिस्ट के, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में आपका एग्जाम्स है 5 दिसंबर को। ओके, बाकी जो है SGPGI-MS का हमारा फार्मासिस्ट का एग्जाम है 10 दिसंबर को। और एम्स का जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, उसकी भी आपको एग्जामिनेशन डेट जो है 18 दिसंबर दे रखी है। ओके, और भी जितने भी आपके स्टेट में या फिर सेंटर के जो आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो उनके लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपको प्रोवाइड करा है। जो आपका डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट जो है उनके जो है MCQ जो है इसमें हम लेके आ रहे हैं। ओके, 70 क्वेश्चन जो है हम लोग उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में उनको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, और जो एक ना मैराथन वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ना मैराथन जो जैसे कोलॉजी के 800 क्वेश्चन का एक वीडियो है, एक 500 क्वेश्चन का, तो ये सारे बड़े बड़े वीडियो मैंने इसमें मैराथन वीडियो वाली प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो रिविजन के लिए आप इसको भी जो है फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को जो है स्पीड इंक्रीज करके आप लोग जो है इनको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, to detect faulty seal packaging in the ampoule, the ampoules are completely immersed in. Okay, तो देखिए 2% amaranth solution, 3% Janssen violet solution, 2% crystal violet solution और 1% methylene blue solution। देखिए जो एम्पाउल्स होते हैं ना, एम्पाउल्स के लिए आपका लीक टेस्ट जो होता है सिंपल, उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो उनकी जो कह रहे हैं फॉल्टी सील पैकेजिंग इन द एम्पाउल, तो एम्पाउल को इम्पोर्ट, देखिए इसके लिए जो मिथाइलिन ब्लू का सोल्यूशन यूज करते हैं। ओके, तो मिथाइलिन ब्लू का भी 1% मिथाइलिन ब्लू यूज होता है। ओके, तो आपका जो ये सिंपल आपका लीक टेस्ट होता है ना एम्पाउल्स के लिए, तो उसके लिए पूछा हुआ, तो आपका मिथाइलिन ब्लू और 1% मिथाइलिन ब्लू यूज होता है। इसके लिए आंसर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ओके, देखिए डोजेज फॉर्म जो है, जो आपका फार्मास्यूटिक्स में जो स्टार्टिंग में ही आपका इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म आता है ना, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो आपकी जो अगर आर मेहता की बुक है, तो आपके पास ना उसमें एक चार्ट बना हुआ है डोजेज फॉर्म का, तो वो देख लेना, वो पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसके ऊपर ना अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं डोजेज फॉर्म के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कहा नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। देखिए डोजेज फॉर्म जब आप लोग पढ़ते हो, तो उसमें आपकी सॉलिड डोजेज फॉर्म आती है, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपकी टेबलेट, कैप्सूल से वगैरह सब आ जाते हैं। फिर आपकी एक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आती है, एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आती है। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में जैसे कि आपके इसमें मोनोफेजिक और बायोफेजिक होती है। बायोफेजिक में आपका इमल्शन सस्पेंशन आता है, मोनोफेजिक में आपकी लिनिमेंट लोशन ये सब आ जाते हैं, सिरप एलिक्सर वगैरह। ओके, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होती है ना, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में एक तो आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होती है, एक इंटरनल यूज के लिए होती है। इंटरनल के लिए आपकी सपोजिटरीज और पैशरीज आ जाती है, और एक्सटर्नल यूज के लिए आपके आते हैं ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, पेस्ट और जेलीज आती है। ओके, तो देखिए आपसे पूछा नॉट अ सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड में नहीं, आपसे सिंपल ही पूछा कौन सी सेमी सॉलिड में नहीं आती। देखिए ऑइंटमेंट्स जो आपके सेमी सॉलिड्स में आते हैं, क्रीम्स भी आते हैं सेमी सॉलिड में, पेस्ट भी आते हैं, बट इमल्शंस जो है आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो आपकी होती है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है ना, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम पढ़ते हैं इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं। ध्यान रखना है, इमल्शन किस में आ जाएगा, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी आपकी जो इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं। ओके, ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इमल्शन हो गया आपका बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, मतलब सेमी सॉलिड में नहीं आएगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डैश आर टैबलेट्स आर इनसोल्यूबल इन एसिडिक मीडियम। ये जो टेबलेट्स होती है एसिडिक मीडियम में इनसोल्यूबल होती है, बट सोल्यूबल होती है अल्कलाइन मीडियम में। कौन से टाइप की टैबलेट्स की बात हो रही है? जो एसिडिक मीडियम में तो इनसोल्यूबल है, अल्कलाइन मीडियम में जाके सोल्यूबल हो जाती है। तो ये आपकी होती है, देखिए एंटेरिक कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, जिलेटिन कोटिंग, शुगर कोटिंग। तो ये हमारे एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स की बात हो रही है। एंटेरिक कोटेड टेबलेट जो होते हैं स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होकर ये आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मेडिकामेंट रिलीज कराती है। ओके, तो जो आपका आंसर एंटारिक कोटिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंटारिक कोटिंग का क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आता है। और इसके जो पॉलीमर यूज होते हैं एंटारिक कोटिंग पॉलीमर में आपके थैलेट वाले आते हैं, जैसे सेलोज एस्टेट थैलेट। ठीक है, तो ये आपके एंटारिक पॉलीमर होते हैं। ओके,
जहाँ पे भी आपको थैलेट दिख जाए ना तो मतलब कि एंटारिक पॉलीमर की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, देखते हैं नेक्स्ट। इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन। लैनोलिन का यूज बताना है, क्या होता है? इमोलियंट है, विस्कोसिटी कंट्रोलर है, कलरिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव। तो सिंपल लैनोलिन तो क्या है? एज इमोलियंट यूज होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट जो है ये कैसे डिफर करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस बात पे डिफर करते हैं? देखिए, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, presence of water miscible base, presence of large amount of insoluble solids या creating emollient effect। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट डिफर करते हैं किसमें? देखिए, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंसोल्यूबल सॉलिड्स। ओके, तो जो पेस्ट होते हैं ना, इनमें इंसोल्यूबल सॉलिड्स का लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए, पेस्ट जो है ये कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड सॉलिड सच एज स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, पेस्ट जो होते हैं वेरी थिक होते हैं, स्टिफ होते हैं, जबकि ऑइंटमेंट्स होते हैं सॉफ्ट और सेमी सॉलिड्स प्रिपरेशंस में आते हैं। तो पेस्ट मोर थिक देन ऑइंटमेंट। ओके, फिर कह रहे हैं पेस्ट आर लेस ग्रीसी, पेस्ट कम ग्रीसी होते हैं, ऑइंटमेंट्स आर मोर ग्रीसी। पेस्ट आर जनरली अप्लाइड विद ए स्पैचुला, पेस्ट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द एरिया वेयर इट इज अप्लाइड। ओके, तो ये कुछ बातें हैं आपको पेस्ट के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट। स्टीराइल प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन सा नहीं है? देखिए, लीक टेस्ट पढ़ते आता है, क्लैरिटी टेस्ट आता है, बिल्कुल आता है, एनाटॉक्सिन टेस्ट या पायरोजन टेस्ट। तो पायरोजन टेस्ट भी होता है, एनाटॉक्सिन टेस्ट नहीं होता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। तो बीज वैक्स जो है कौन से टाइप के ऑइंटमेंट बेस में आएगा? बीज वैक्स। देखिए, हाइड्रोकार्बन या ऑलिजिनस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर सोल्युबल बेस या वाटर मिसिबल या रिमूवेबल बेस। ओके, तो ऑइंटमेंट के बेस जो होते हैं उसमें बीज वैक्स जो है आपका एब्जॉर्प्शन बेस में आता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन बेस। देखिए, ऑइंटमेंट के बेस जो होते हैं ये होते हैं आर क्लासिफाइड इनटू 4 जनरल ग्रुप। ओके, तो इसमें आपका हाइड्रोकार्बन बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन बेस, वाटर सोल्यूबल बेस आता है। तो एब्जॉर्प्शन बेस जो होते हैं ना आपके, उसमें आपका बीज वैक्स आता है, वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट और वूल अल्कोहल। तो ये आपके एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं, वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल और बीज वैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज। ओके, तो एक्सटर्नल यूज के लिए है ये सेमी सॉलिड प्रेपरेशन है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है? देखिए, पेस्ट है, क्रीम है, लोशन है, जेलीज। तो ये जेलीज होती है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड बाय यूजिंग। तो साइज रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें थर्मोलेबाइल जो सब्सटेंस है उनको मिल करने के लिए कौन सी मिल यूज करेंगे? डिसइंटीग्रेटर है, हैमर मिल है, बॉल मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो साइज रिडक्शन ऑफ थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए आपका फ्लूइड एनर्जी मिल यूज किया जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल। और इन मिल्स के आपको जो है प्रिंसिपल भी पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पे बनते हैं। ओके, तो डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल बताइए क्या होता है? इम्पैक्ट होता है। हैमर मिल का क्या होता है? इम्पैक्ट होता है। बॉल मिल का क्या होता है? फ्लूइड एनर्जी मिल। इन दोनों का इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ द लैटिन एब्रीविएशन मिट्टे। मिट जो ये मिट है ना, इसका मतलब मिट्टे। मिट्टे का मतलब क्या होता है? सैंड होता है, डिजोल्व होता है, लेबल है, डिनर। मिट्टे का मतलब होता है सैंड। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, कुछ ये लैटिन एब्रीविएशंस, ये लैटिन टर्म्स लिखी होती है कि मिट्टे मतलब सैंड, मिट्टे टेल्स का मतलब सैंड सच। ओमनी होता है एवरी, प्रो डोजी एज, अडोज सोल्वे मतलब डिजोल्व, फाइट मतलब मेक या लेट इट बी मेड, और साइबोज मतलब मील या फूड, एक्वा मतलब वाटर होता है। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट पेनल्टी ऑन द ऑफेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग, एग्जीबिशन, ऑफरिंग फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ अनदर एनी अदर ड्रग इज। ठीक है, तो ये जो आपका पढ़ते आप स्पूरियस ड्रग के लिए पूछा हुआ है। ओके, तो देखिए, imprisonment up to 10 years or fine up to 20,000 or both, imprisonment for not less than 6 years to 10 years and fine not less than 10,000 rupees, imprisonment for 2 to 4 years, fine जो है
नॉट लेस देन 5,000 और बोथ, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन अप टू 5,000 और बोथ। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 ईयर टू 10 ईयर्स एंड फाइन फॉर नॉट लेस देन 10,000। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर इट इज। देखिए, जब है ड्रग नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, और एक होता है कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब। ठीक है, इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब। ओके, और एक क्या होता है फॉल्स और प्रिस्क्राइब्ड, और एक होता है फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपके किस में आता है, ये सब आपका मिस ब्रांडेड ड्रग की बात हो रही है। किसकी, इफ अ ड्रग नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, इट कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तो ये तीनों ही किस में आएगा, आपका मिस ब्रांडेड की डेफिनेशन में आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो स्पूरियस दिया आपको, स्पूरियस में तो आपका सब्सटीट्यूट्स होती है, इमिटेशन से रिजेंबल ड्रग्स याद रखना है। ओके, सबस्टैंडर्ड ड्रग, अडल्टरेटेड ड्रग है मिस ब्रांडेड, तो हमारा आंसर ना ऑप्शन डी मिस ब्रांडेड ड्रग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई की बात हो रही है, गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वाज दिस एक्ट पास्ड। सिंपल आपसे पूछा हुआ है, देखिए फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, क्वेश्चन बस सिंपल यही है। तो देखिए 1948, 1947, 45, 1950। फार्मेसी एक्ट पास हुआ 1948 में पास हुआ, आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा। फार्मेसी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये तीनों एक्ट 1948 के हैं, है ना, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग है उसके लेबल की बात हो रही है, लेबलिंग की। ओके, शेड्यूल जी में जो मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आती है ना, जैसे आपके और हाइपोग्लाइसेमिक्स हो गए, जैसे ग्लिबन क्लेमाइड, इस टाइप की ड्रग्स आती है। तो कह रहे हैं लेबल जो है शेड्यूल जी ड्रग का, विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट, क्या इसमें से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट लाइसेंस नंबर। तो शेड्यूल जी पर जो है कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये सिंबल इन रेड की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी ये तीनों बातें इसमें प्रेजेंट हो जाएंगी। तो देखिए, सिंबल जो पर्टिकुलर्स विच शुड अपीयर ऑन द शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल जी के लेबल पे क्या क्या होना चाहिए, देखिए प्रॉपर नेम होना चाहिए ड्रग का, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होता है, बैच नंबर होता है, पोटेंशियल इन यूनिट होती है, डेट ऑफ एक्सपायरी। तो ये सब बातें हैं लेबल पे होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। मतलब कि सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल मतलब कि आपकी पीसीआई है ना, एवरी ईयर। कह रहे स्टेट रजिस्टर की कितनी कॉपीज, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू सेंट्रल काउंसिल एवरी ईयर, 5 कॉपीज, 3, 2 या नन ऑफ दीज। तो देखिए 5 कॉपीज सप्लाई करनी होती है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए ईच स्टेट काउंसिल शैल सप्लाई to the central council 5 copies of the register for the state as soon as may be after the first day of April of each year, and the registrar of each state council shall inform central council without delay all additions to and other amendment in the register for the state made from time to time. Okay, तो ये सब आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग विच ओवरकम द एक्शन ऑफ पॉइजन इज कॉमनली नोन एज, जो पॉइजन है ना उसके एक्शन को ओवरकम कर रही है, कौन सी, क्या कहेंगे उन्हें, एंटीडोट कहेंगे, एंटीटासिस कहेंगे, एनाल्जेसिक कहेंगे, एंटीवायरल कहेंगे। तो क्या कहेंगे, सिंपल आपका एंटीडोट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन केस ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में जो है कौन सी इसमें से ड्रग दी जाएगी, एंटीडोट पूछा सिंपल आपका पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में। देखिए पैरासीटामोल जो होती है हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देती है, इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट मैंने आपको क्या बताया था, एन-एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन बताया था, है ना। ये पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देता है। ओके, तो इसका एंटीडोट जो है वो बताना है, डिजिटॉक्सिन दिया, ब्यूटाडाइन दिया, एन-एसिटाइलसिस्टीन, मिफेनामिक एसिड। तो आपका जो ये ऑप्शन सी जो दिया ना, एन-एसिटाइलसिस्टीन जो होता है ये एंटीडोट होता है पैरासीटामोल की टॉक्सिटी के लिए, पैरासीटामोल की पॉइजनिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में एंटीडोट बताइए। डाइमरकैप्रोल दिया है आपको, डाइमरकैप्रोल जो होता है ना मरकरी की पॉइजनिंग में जैसे दे देंगे, Hg मरकरी होता है ना, तो इसको BAL भी बोलते हैं, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ओके, एट्रोपिन सल्फेट दिया, साइनाइड दिया, पेनिसिलामिन दिया। तो एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में एट्रोपिन सल्फेट आ जाएगा, और बाकी हम प्रेलिडोक्साइम भी पढ़ते हैं, है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया,
एट्रोपिन सल्फेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटागनाइज द एक्शन ऑफ हिपैरिन इन द केस ऑफ ओवरडोज। तो हिपैरिन के लिए सिंपल आपका एंटीडोट पूछा है। हिपैरिन के ओवरडोज में जो है एंटागनाइज करने के लिए हिपैरिन के एक्शन को क्या देंगे? हिपैरिन सल्फेट होता है, डेक्स्ट्रान सल्फेट होता है, प्रोटामिन सल्फेट है, एनक्रोड। तो हिपैरिन का एंटीडोट है आपका प्रोटामिन सल्फेट होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम पॉइजनिंग इज ओवरकम बाय। तो ओपियम की पॉइजनिंग में क्या देंगे? देखिए पायरिडोक्सिन दिया है, पायरिडोक्सिन तो विटामिन B6 होता है, डिजॉक्सिन दिया है, नैलोक्सोन दिया, फाइसोस्टिग्मिन। तो आपको जो नैलोक्सोन होता है ना, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में पढ़ते हो आप, नैलोक्सोन, नाइट्रिक्सोन, नैल्मिफिन ड्रग्स आती है। तो ओपियम पॉइजनिंग को ओवरकम करने के लिए क्या दिया जाएगा? नैलोक्सोन दिया जाएगा। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन द पॉइजनिंग ऑफ। पेनिसिलामिन है किसकी पॉइजनिंग में जो है एज एंटीडोट दिया जाएगा, ये बताना है। देखिए आयरन की पॉइजनिंग में, देखिए आयरन के लिए तो आप डिफेरियोक्सामिन पढ़ते हो। साइनाइड की पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट पढ़ते हैं हम लोग। मरकरी के लिए जो है हमने डाइमरकैप्रोल पढ़ा, BAL। तो आपका बचा क्या? कॉपर एंड लेड। कॉपर एंड लेड की पॉइजनिंग में दे देंगे क्या? पेनिसिलामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए सोडियम नाइट्रेट नहीं होता, सोडियम थायोसल्फेट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम सिट्रेट नहीं होता। सोडियम नाइट्राइट होता है एंड सोडियम थायोसल्फेट। ओके, और एक अमाइल नाइट्रेट भी पढ़ते हैं, अमाइल नाइट्रेट। ओके, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम जो है कौन सी ड्रग कोज कराती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए सल्फोनामाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलाइड्स है, पेनिसिलिन है। तो आपके सल्फोनामाइड्स जो होते हैं, सल्फोनामाइड्स के जब आप एडवर्स इफेक्ट देखेंगे तो उसमें आपका आएगा स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कोज करा देती है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फोनामाइड्स। ओके, देखिए एडवर्स इफेक्ट सल्फोनामाइड्स के देखते हैं तो उसमें क्रिस्टल यूरिया आता है। तो ये क्वेश्चन भी आ गया, क्रिस्टल यूरिया किसका जो है एडवर्स इफेक्ट है? सल्फोनामाइड का होता है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम वाला आया हुआ है। एक्सफोलेटेड डर्मेटाइटिस भी कोज करा देते हैं, कर्निक टेरस करा देते हैं, हिमोलिसिस करा देती है। ये सब आपके सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पायराजीनामाइड यूज इन TB इज डेरिवेटिव ऑफ। देखिए ट्यूबरकुलोसिस में जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, एंटी TB ड्रग होती है। फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में आपका आइसोनियाजिड पढ़ते हो, है ना। पायराजीनामाइड भी आता है, रिफाम्पिन आता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है, इथेम्ब्यूटोल आता है। ओके, तो आपका पायराजीनामाइड किसका डेरिवेटिव है? मतलब कि कौन सा इसमें रिंग प्रेजेंट है एक तरीके से। देखिए पायराजीन है, इंडोल है, हाइडेंटोइन है, फ्यूरान है। देखिए नाम देखिए इसका नाम पायराजीनामाइड, देखिए नाम से पता लग रहा है कि इसमें पायराजीन रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिपिफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ। तो डिपिफ्रिन किसका प्रोड्रग है? एड्रेनालिन का, नोराड्रेनालिन का, बोथ है, नन। देखिए याद रखना डिपिफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ एड्रीनेलिन। डिपिफ्रिन किसका प्रोड्रग है? एड्रीनेलिन का प्रोड्रग डिपिफ्रिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। देखिए एक होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक होता है, एक आपका फार्माकोडायनेमिक होता है। देखिए डायनेमिक के डी को पकड़िए, मतलब फार्माकोडायनेमिक में होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी। ओके, जो ड्रग का मैकेनिज्म हो गया, ड्रग के इफेक्ट हो गया, है ना, ये सब आपका जो फार्माकोडायनेमिक में आ जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक में होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो इसमें आपका ADME की स्टडी आती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक में आती है। तो आपसे फार्माकोकाइनेटिक पूछा है, मतलब कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जो आपको कौन सा ऑप्शन में दिया है? देखिए व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, तो ये तो आपका डायनेमिक हो गया, तो आपका काइनेटिक हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बीइंग प्राइमरी लीड्स टू। देखिए इंसुलिन की डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी, देखिए इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज को कम कराता है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, है ना। तो कह रही है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? देखिए हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज़ होगा, डिस्पेप्सिया होगा, डायरिया। देखिए ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब कि आपका डायबिटीज़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक। तो एम्प्टी स्टमक में मैंने आपको बताया थे, रिपीट हो गया क्वेश्चन। पेंटोप्राजोल, PPIs जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एंटी एमिटिक मेडिसिन। एंटी एमिटिक मेडिसिन बतानी है कौन सी है आपको, 4 ऑप्शन है, डिजॉक्सिन दिया है, डोमपेरिडोन दिया है, डोपामिन दिया है, या डॉक्सीसाइक्लिन दिया है।
तो आपके एंटी एमिटिक में आपका डोमपेरिडोन आ जाएगा ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो एक बार ये एंटी एमिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। देखिए इसमें एक तो आपके एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स में आपका हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन आता है। H1 एंटीहिस्टामिन्स होते हैं जिसमें आपका प्रोमिथाजिन, डाइफिनाइट्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट, डोक्साइलामिन, साइक्लोजिन, मिक्लोजिन, सिनारिजिन आता है। न्यूरोलैप्टिक्स में क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपिराजिन, हेलोपेरिडोल आता है। प्रोकाइनेटिक ड्रग में मीटोक्लोप्रोमाइड आ जाएगा। डोमपेरिडोन आता है, सिसप्राइड, मोसप्राइड, टिगासिरोड, ये आपकी प्रोकाइनेटिक ड्रग होती है। ओके, तो आपको डोमपेरिडोन क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। बाकी 5-HT3 एंटागनिस्ट में ओंडानसिट्रोन, ग्रांडिसिट्रोन आता है। एडजुवेंट एंटी एमिटिक्स में डेक्सामिथासोन, बेंजोडायजेपिन्स, कैनाबिनॉइड्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोक्सिसिलिन इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। तो अमोक्सिसिलिन जो है किसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, कि पेनिसिलिन का है, मोरफिन का है, फिनास्टिन जो आपका पैरासीटामोल होता है ना, या फिर नन। तो अमोक्सिसिलिन किसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है, ये पेनिसिलिन का होता है ना। जो आप एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन पढ़ते हो उसमें आपका आता है ना अमोक्सिसिलिन। तो ये क्या है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा। ओके, देखिए पेनिसिलिन के बारे में लिखा हुआ है। देखिए इनका जो क्लासिफिकेशन है छोटा सा, देखिए एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी है ना। तो जो पेनिसिलिन जी आपका होता है, बेंजाइल पेनिसिलिन जिसको बोलते हैं ना, बेंजाइल पेनिसिलिन, तो आपका एसिड लेबाइल होता है। तो इसका एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव होता है पेनिसिलिन वी, जिसको फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं। क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया कि फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज, तो ये क्या पेनिसिलिन वी को क्या बोलते हैं, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, और ये एसिड रेजिस्टेंट होता है। ओके, फिर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ये भी पूछ लिया एग्जाम में कि मैथिसिलिन क्या है, क्लोक्सासिलिन, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन आता है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आपका अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन। अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, जो अमोक्सिसिलिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन आता है। फिर बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स में आपको क्लावुलानिक एसिड, सेल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम, दीज 3 आर बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलाडोना बिलोंग टू द फैमिली ऑफ। तो बेलाडोना की फैमिली आप लोगों ने बतानी है। बेलाडोना कौन सी क्लास की ड्रग है, हमारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में बेलाडोना आता है ना। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में पढ़ते हो बेलाडोना, धतूरा, स्टामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया, कोका है ना। तो मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली कौन सी है, सोलोनेसी है। किसको छोड़ के, कोका को छोड़ के। कोका की क्या होती है, इरिथ्रोजाइलेसी होती है। इरिथ्रोजाइलन कोका सोर्स है, इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली होते हैं कोका की। ठीक है, तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की सभी की फैमिली आपको सोलोनेसी है। तो ऑप्शन में देखिए सोलोनेसी फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, सोलोनेसी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी पाइपरेसी, पापावरेसी, पापावरेसी, पापावर, सोमनीफेरम, ओपियम की हो गई। रूटेसी जो आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, उनकी फैमिली में रूटेसी होती है। तो आपका जो बेलाडोना जो है इसका हो गया ऑप्शन ए जो है सोलोनेसी हो गया। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल। तो डिल फ्रूट जो है, डिल जो होता है ना, डिल का सोर्स क्या होता है, एनिथम ग्रेवियोलेंस, एनिथम ग्रेवियोलेंस। और जो है इसकी जो फैमिली क्या होती है, अम्बेलिफेरी। ओके, तो जो डिल है इसके कौन से पार्ट में वोलेटाइल जो ऑयल प्रेजेंट है, विट्टी में, एंटायर फ्रूट में, एंडोस्पर्म में, मेरिकार्प। तो इसके जो विट्टी होता है ना, विट्टे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसमें जो है ऑयल प्रेजेंट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है ना, इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल देंगे, गार्लिक देंगे, स्पाइरुलिना, जिनसेंग या एफेड्रा। तो देखिए ये गार्लिक जो होता है ना, ये एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। गार्लिक जो आपका लहसुन होता है, गार्लिक है ना, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए गार्लिक जो है क्या कराता है, रिड्यूस कराता है सीरम लिपिड के लेवल को कम कराता है, बिकॉज इट कोज रिडक्शन और इनिबिशन ऑफ लिपोजेनेसिस को कम कराएगा या फिर इनिबिट करा देगा। एंड एनहेंसिंग ब्रेकडाउन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लिपिड्स का जो ब्रेकडाउन है और उनका जो एक्सक्रीशन है उसको एनहेंस कराएगा। ओके, इट इंक्रीज एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इंक्रीज कराता है और रिड्यूस कराता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। ओवरऑल गार्लिक इज यूज्ड टू रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम कराता है एंड ऑल्सो इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। गार्लिक हैज ऑल्सो बीन फाउंड रिड्यूस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी गार्लिक जो है रिड्यूस कराता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन। तो एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। एमिटिन की प्रेजेंस के लिए आपका कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा। एमिटिन जो है आपका किस में आता है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड जब आप लोग पढ़ते हो तो आपका आईपी क्या कहता है ना,
सिफालिस आइपिकेक सोर्स होता है, रुबिएसी फैमिली होती है, तो इसमें एमिटिन और सिफालिन प्रेजेंट होते हैं, एमिटिन और सिफालिन प्रेजेंट होता है आइपिकेक में, ठीक है। तो वहां से ये एमिटिन आया है। तो इसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? देखिए पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड दिया है, पिक्रिक एसिड, पोटाशियम क्लोरेट, आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन। ओके, तो ये जो आपके आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड तो आपका वैगनार रिएजेंट होता है, पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड आपका ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट होता है, पिक्रिक एसिड आपका हैगर्स रिएजेंट होता है। तो ये तो आपको एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट जब आप लोग पढ़ते हो उसमें यूज होते हैं। तो आपको स्पेसिफिकली एमिटिन के लिए है ना, वो कौन सा होगा? पोटाशियम क्लोरेट यूज होगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, पोटाशियम क्लोरेट। देखिए इसके जो टेस्ट है एमिटिन के लिए, देखिए जब आप केमिकल टेस्ट देखते हैं आपके आइपिकेक के, देखिए इसमें जो है एक तो क्या होता है, 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग में ऐड करेंगे 20 ml HCl एंड 5 ml वाटर। इसको शेक करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिर पोटाशियम क्लोरेट ऐड करेंगे। प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंजिंग टू रेड आफ्टर स्टैंडिंग इज ड्यू टू एमिटिन। ओके, तो ये एमिटिन को इंडिकेट करेगा। फिर कह रहा है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटाशियम सोडियम मोलिब्डेट टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एमिटिन गिव ब्राइट ग्रीन कलर। तो ये फ्रोड्स रिएजेंट भी एग्जाम में पूछ लिया कि फ्रोड्स रिएजेंट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट होता है फ्रोड्स रिएजेंट में। ओके, तो और ये एमिटिन के लिए होता है, एमिटिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। फ्रोड्स रिएजेंट के साथ में क्या आता है? ब्राइट ग्रीन कलर आता है। और पोटाशियम क्लोरेट की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए क्या होगा? येलो कलर जो है ग्रेजुअली चेंज होगा रेड में। तो ये किसको इंडिकेट करेगा कि हमारा जो एमिटिन सैंपल में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोल एल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। देखिए एल्कलॉइड्स जो होते हैं आपके अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं ना, तो अभी इंडोल एल्कलॉइड्स जो होते हैं ना आपके, इंडोल एल्कलॉइड्स जैसे आपका एर्गोट हो गया, रोवोल्फिया हो गया, फाइसोस्टिग्मा हो गया, नक्समोमिका हो गया, विनका हो गया। तो इंडोल एल्कलॉइड्स सिंथेसाइज्ड होते हैं कौन से अमीनो एसिड से? ट्रिप्टोफन से, टायरोसिन से, लाइसिन से, फिनाइल एलेनिन से। तो इंडोल एल्कलॉइड्स के लिए आपका ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड याद रखना आप लोगों ने, और ट्रोपिन एल्कलॉइड्स का ज़्यादा पूछ लेते हैं तो इसके लिए ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीज वैक्स मेनली कंटेन, तो बीज वैक्स में मेनली क्या प्रेजेंट है? देखिए पामिटिन है, स्टीयरिन है, मिरिसिन है, सिरोटिक एसिड। तो बीज वैक्स में मेनली जो आपका मिरिसिन मेनली पूछा ना आपसे, तो मेनली क्या प्रेजेंट है? मिरिसिन प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए चीफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बीज वैक्स के, उसमें क्या मिरिसिन होता है, दैट इज मिरिसाइल पामिटेट। अबाउट 80% तक मिरिसिन प्रेजेंट होता है। फ्री सिरोटिक एसिड होते हैं 15%, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैलिसिक एसिड, एरोमेटिक सब्सटेंस सिरोलिन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होता है। मेनली जो आपका मेडिसिन प्रेजेंट होता है बीज वैक्स में। जैसे यूजिनॉल इज कंटेन इन, तो यूजिनॉल किस में प्रेजेंट है? क्लोव में, कैप्सिकम में, कार्डमम में, कोरिएंडर। ओके, तो कोरिएंडर तो आपका धनिया होता है ना, कोरिएंड्रम सटाइवम एम्बाइलिफेरस फ्रूट होता है। तो इसमें तो कोरिएंडर में तो आप क्या पढ़ते हो? डी लिनालूल पढ़ते हो। डी लिनालूल 90% तक जो है आपका डी लिनालूल आपका कोरिएंडर जो है उसमें प्रेजेंट होता है ना। कार्डेमम क्या होता है? इलायची, एलिटेरिया कार्डेमोमम, है ना। तो इसमें आपका टर्पिनियोल बोर्नियोल प्रेजेंट होता है। कार्डेमम जो है इसकी फैमिली याद रखना क्या होती है? इसकी फैमिली होती है जो आपकी जिंजर की होती है, कौन सी? जिंजीबरेसी। जिंजर की याद रखनी है, जिंजीबरेसी। कार्डेमम की भी जिंजीबरेसी है। ओके, और कैप्सिकम है, कैप्सिकम एनम होता है इसका सोर्स, इसकी फैमिली सोलोनेसी होती है ना। तो इसमें तो कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो यूजिनोल तो आपका क्लोव में प्रेजेंट होता है। किसमें? क्लोव में। यूजीनिया कैरोफाइलेसियस नाम देखिए, यूजीनिया, इसी से पता लग रहा है कि इसमें यूजिनोल प्रेजेंट है। यूजीनिया कैरोफाइलेसिस सोर्स होता है। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी है, मिर्टेसी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी, क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट होता है। क्लोव में 70 to 80 लगभग इतना % तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया क्लोव। ओके, तो क्लोव के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। देखिए हमने देखे थे स्टोमेटा, कौन से टाइप के स्टोमेटा देखे थे हमने क्लोव में? एनोमोसिटिक स्टोमेटा, फैनल में, क्लोव में, है ना, डिजिटालिस में, इन सब में देखे थे एनोमोसिटिक स्टोमेटा। क्लोव की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें अवॉइडेंट साइज और लाइसोजिनस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोव में, याद रखना है। क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी बताई। क्लोव में यूजिनोल 70 to 90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है। क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च, क्लोव में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। अब एक ना क्लोव का अडल्ट्रेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। क्लोव का अडल्ट्रेंट्स कौन कौन से? मदर क्लोव होता है, ब्लाउन क्लोव होता है, क्लोव स्टार्क और एग्जॉस्टेड क्लोव होता है। ओके, तो अभी आपसे नाम ही पूछ लेंगे कि क्लोव का जो है अडल्ट्रेंट कौन सा है। ओके,
तो मदर क्लोव में आपका राइपन्ड, ये क्या, तो राइपन्ड फ्रूट होता है क्लोव ट्री का, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। ब्राउन क्लोव क्या था, एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का। क्लोव स्टाक क्या होता है, क्लोव स्टाक होता है डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरेट्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ओके। और एग्जॉस्टेड क्लोव का मतलब क्या होता है कि जिसमें वोलेटाइल ऑयली प्रेजेंट नहीं है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। दीज आर क्लोव फ्रॉम विच ऑयल हैज बिन रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन, ओके। तो ये सब क्लोव के अडल्टरेंट्स है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, चिलीज जो होती है ना उसकी पंजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए चिलीज जो कैप्सिकम होता है ना, कैप्सिकम को चिलीज बोलते हैं। कैप्सिकम एनम सोलेनेसी फैमिली होती है इसकी। तो इसमें ना कैप्सेसिन और कैप्सेंथिन प्रेजेंट होते हैं। तो कैप्सेसिन तो पंजेंट होता है, पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैप्सेंथिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, ध्यान रखना है। कैप्सेंथिन जो है इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि रेड कलर ऑफ कैप्सिकम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सेंथिन, ओके। अभी इसमें पूछा हुआ पंजेंसी ऑफ चिलीज के लिए आपका कैप्सेसिन, ध्यान रखना है आपने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका कैप्सेसिन। कैप्सिकम का लिखा हुआ है सिनोनिम चिलीज होता है, सोर्स वही आपका ड्राई फ्रूट ऑफ कैप्सिकम एनम सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली जो आपके ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलेनेसी बताई, कोका को छोड़ के, है ना। तो कैप्सिकम की भी हो गई। बाकी आपका अश्वगंधा जो विदाना सोमनीफेरा होता है ना उसकी फैमिली भी सोलोनेसी होती है, ध्यान रखनी है, ओके। और इसमें कैप्सेसिन जो है वो पंजेंट होता है। कैप्सेंथिन जो है कलर के, रेड कलर जो कैप्सिकम का है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सेंथिन, ओके। नेक्स्ट, शिनोडा टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। शिनोडा टेस्ट जो है किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। देखिए कोग्नोसी के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग प्लीज़ उसको चेक जरूर करना कोग्नोसी के प्लेलिस्ट में। अगर मुझे याद रहा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी आपको, ओके। अदरवाइज कोग्नोसी की प्लेलिस्ट में आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट वीडियो यही दिया हुआ है टेस्ट का ही, ओके। तो शिनोडा टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स। तो जो आपके फ्लेवोनॉइड्स के लिए शिनोडा टेस्ट पढ़ते हो ना, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लेवोनॉइड्स। बाकी टैनिन्स के लिए आपका गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, मैस्टिक टेस्ट, ये सब आते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स के लिए, जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए ब्रोन-ट्रा का टेस्ट हो गया, है ना। और बाकी एल्कलॉइड्स के लिए आप डिफरेंट टेस्ट पढ़ते हो। तो आपका जो शिनोडा टेस्ट है वो फ्लेवोनॉइड्स के लिए आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है, गोल्ड बिटर और फेरिक क्लोराइड टेस्ट और फिनाजोन टेस्ट, ओके। नेक्स्ट है पेल एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कैटेचिन, गम, क्वारसिटिन, गैम्बियर फ्लोरेसेंस। देखिए पेल एंड ब्लैक कैटेचू को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गैम्बियर फ्लोरेसेंस, ओके। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो है पेल कैटेचू के लिए पॉजिटिव होता है ये, ओके। तो इसके बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं पेल एंड ब्लैक कैटेचू को, ओके। ऑप्शन डी हो जाएगा गैम्बियर फ्लोरेसेंस। देखिए गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव होता है पेल कैटेगरी के लिए। ग्रीन फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन लाइट पेट्रोलियम लेयर में। तो अब आपसे पूछ ले कि गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो है इसमें कौन सी कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है। जैसे एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जो है एंड प्रोडक्ट बताना है, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ज़ैंथिन, फॉस्फेट। तो ये आपका यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन मैनी यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आ गया। प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स और पॉलीमर ऑफ। देखिए न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज या अमीनो एसिड। तो सभी को पता है प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, है ना। प्रोटीन्स और पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैलेक्टोज इज। गैलेक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो देखिए मैंने आपको मोनोसैकेराइड में बताया था ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है। तो ये दोनों किस में प्रेजेंट है, सुक्रोज में। सुक्रोज जो आपका डाइसैकेराइड है उसमें ग्लूकोज, तो सुक्रोज तो क्या डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में आपका गैलेक्टोज आएगा नहीं, दो ऑप्शन तो ये कट ही गए। पॉलीसैकेराइड में भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर तो देखिए ऑटोमेटिकली ए ही हो गया। गैलेक्टोज क्या मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। तो आपके मोनोसैकेराइड में गैलेक्टोज आता है, ग्लूकोज आता है ना, मैनोज आता है, फ्रक्टोज आता है, ये सब मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड में आपका माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है और सुक्रोज आता है। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज में और लैक्टोज में, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, ओके। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये सब पॉलीसैकेराइड्स में आ जाएंगी। क्लियर हो गया, ऑप्शन ए हो गया आपका, ओके। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स का ये लिखा हुआ है, तो मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ओके। जैसे विच एसिड इज ए प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रीकर्सर कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है, पायरुविक एसिड, फॉर्मिक है, एराकिडोनिक एसिड। तो ये एराकिडोनिक एसिड जो होता है ये जो है प्रीकर्सर होता है किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीयूरिया इज। पॉलीयूरिया का मतलब बताइए, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे। तो पॉलीयूरिया का मतलब क्या डिक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे, तो इसका
इसका मतलब होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे, ठीक है। जो यूरिन का एक्सक्रीशन है, यूरिन का जो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, पोलीयूरिया है ना, नाम से पता लग रहा है, या फिर इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, या ये नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब बाइल इज फॉर्म्ड इन, तो बाइल बनता कहाँ है? अब देखिए बाइल जो है, बाइल इज फॉर्म इन द लीवर एंड बाइल इज स्टोर्ड इन द, स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, बाइल बनता है लीवर में, याद रखना है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे हीमोफीलिया ए इज कोज्ड टू रिडक्शन इन द क्वालिटी और एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर। देखिए हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया सी होता है। हीमोफीलिया ए जो होता है ये होता है ड्यू टू द रिडक्शन इन द, कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है? क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है। क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है, और क्लोटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी होता है, ध्यान रखना है। ओके, आपसे हीमोफीलिया ए पूछा है, ऑप्शन सी क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से आपका हीमोफीलिया ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। विटामिन के जो है आपकी ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विटामिन के का क्या रोल है? ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्लोटिंग फैक्टर जो है 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और विटामिन के की डेफिशिएंसी से आपकी डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, है ना, हेमरेज हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। तो ये लिखा हीमोफीलिया ए जो है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से, हीमोफीलिया बी है 9 की डेफिशिएंसी से, हीमोफीलिया सी फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी से। तो डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, डीएनए मेनली कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन। तो डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच कितना होता है? देखिए 5.5 to 6.5, 7.35 to 7.45। देखिए ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच आपका 7.35 से 7.45 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम आर कोल्ड एज, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व जो अराइज होती है सेरिब्रम से और ब्रेन स्टेम से, उन्हें क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, टेम्पोरल नर्व्स कहेंगे, फ्रंटल नर्व्स कहेंगे। तो इन्हें क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। cranial nerves are the nerves that arise from cerebrum and brain stem। ओके, तो cranial nerves कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है। इनके नाम भी पता होने चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई 10th वाली कौन सी है, 12th कौन सी है, तो आपको जो इनके नाम पता होने चाहिए। तो आपने पहले याद करा होगा उपटा फगवा, उपटा फगवा से हम लोग इसको याद करते हैं, है ना। तो ओ से ओल्फैक्टरी हो गया, दूसरे वाले ओ से ऑप्टिक होता है, तीसरे वाले ओ से ओक्यूलोमोटर। फिर पी से ये पैथेटिक या ट्रोक्लियर होता है, फिर टी से ट्राइजेमिनल होता है, ए से एब्ड्यूसेंस होता है, एफ मतलब फेशियल नर्व, ए मतलब क्या होता है? ऑडिटरी या वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व होता है, जी से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वी से आपकी वैगस नर्व, वैगस नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है आपकी वैगस नर्व। फिर आपकी 11th वाली होती है एसेसरी नर्व होती है, और 12th वाली होती है हाइपोग्लोसल नर्व होती है। ओके, तो ये आपकी सारी क्रेनियल नर्व्स है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन से, थर्ड कौन से, 12 तक आपको सारे नाम पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा की शेप पूछे। देखिए बैक्टीरिया की शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विब्रियो कोलेरा जो है कोलेरा का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी आप याद रखना। तो ये कौन से शेप का था? बुलेट शेप, कोमा शेप, राउंड या बोटल शेप। तो कोमा शेप बैक्टीरिया होती है ये। ओके, विब्रियो मतलब कि कोमा शेप, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आर कोल्ड एज कोकाई। रोड शेप बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? बेसिलाई। स्पाइरल बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप के होता है, स्पायरोचीट्स, जैसे कि आपका सिफिलिस का को जो कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है ना, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो ये क्या है? स्पायरोचीट होता है, स्पायरोचीट। और बाकी कोमा शेप होता है विब्रियो जो है, ये कोमा शेप बैक्टीरिया होती है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, कौन सी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कम्युनिकेबल डिजीज जो है कौन सी नहीं है, मतलब कि बताना है कौन सी है जो कम्युनिकेबल में नहीं आती। नॉन कम्युनिकेबल दे रखी होगी है ना। देखिए डायबिटीज जो है नॉन कम्युनिकेबल में है, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही आ गया। ओके, बाकी ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल है, मतलब कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट होएगी है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसे ट्रांसमिट होएगी जो वो कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल ट्रांसमिट नहीं होती। देखिए डायबिटीज़ है, किसी एक पर्सन को तो ऐसे ट्रांसमिट थोड़ा ना हो जाएगी वो, है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस आपकी कम्युनिकेबल है, मीजल्स भी कम्युनिकेबल है, हेपेटाइटिस ए भी कम्युनिकेबल है। तो आंसर जो नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज़ आ गया, ऑप्शन ए। ओके,
देखिए कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में लिखा हुआ है, ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल या मैन टू एनिमल, ठीक है, इनका ट्रांसमिशन होता है। जैसे आपकी ट्यूबरक्लोसिस हो गई, लेप्रोसी होगी। नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट नहीं होती, विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल या मे बी कोज ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स, ठीक है। जैसे आपकी कैंसर होगी, डायबिटीज हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, है ना, तो ये सब आपकी नॉन कम्युनिकेबल में आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहली वाली तो इन्फेक्शियस होगी, सेकंड वाली नॉन इन्फेक्शियस होगी। बताइए किसमें, टाइफॉइड एंड एड्स एंड कैंसर तो नॉन इन्फेक्शियस में आपकी इनमें से तो कोई भी नहीं आ रही। ये कैंसर जो है नॉन इन्फेक्शियस है, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा। बाकी न्यूमोनिया एंड मलेरिया और कैंसर एंड मलेरिया, ठीक है। तो इन्फेक्शियस में देखिए आपका एड्स आ जाएगा और नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है जो मतलब कि कोज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, इनके कोज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस जो होती है ये इंट्रिंसिक होती है, ना तो कंटेजियस होती है, मतलब कि ये ट्रांसमिट नहीं होती, ना ही कम्युनिकेबल होती है। ओके, नेक्स्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ। देखिए एंटीबॉडी जो है आईजीजीज जो होती है ना, तो कह रहे कोलोस्ट्रम जो होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है मेमोरी ग्लैंड से, तो वो कोलोस्ट्रम होता है, कोलोस्ट्रम। ओके, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो न्यूबॉर्न को डिजीज से जो है प्रोटेक्ट करेगी, प्रिवेंट करेगी। देखिए आपका जो है आईजीजी है, आईजीए, आईजीडी, आईजीई। देखिए आपकी आईजीए होती है, देखिए मेनली सिक्रेशंस में हम लोग कौन सी पढ़ते हैं, आईजीए पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आईजीए एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, आईजीए। देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो आईजीए होती है इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। द इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम हेल्प बाय protecting a newborn baby from specific disease and also support the development of immunity। ओके, तो ये आईजीए है आपके कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है और जो न्यूबॉर्न होता है उसको जो है प्रोटेक्ट करेगी ये स्पेसिफिक डिजीज से। तो थोड़े से और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन सी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन। देखिए आपकी होती है, देखिए GAMED इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, मतलब कि आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी, ये 5 आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। तो इनके बारे में थोड़ी सी बातें लिखी हो क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन के ऊपर क्वेश्चन ना बन जाता है, तो इसलिए आपको ना इसके बारे में ना बेसिक पता होना चाहिए। देखिए आईजीजी मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन बॉडी। अब पूछ लेंगे कौन सी जो मोस्ट अबंडेंट है, मतलब कि सीरम में सबसे ज्यादा परसेंट किसका है। ओके, तो ये ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 75 to 80% आईजीजी। सबसे ज्यादा जो परसेंट है वो आईजीजी का होता है, 75 से 80%। ऑफ ऑल एंटीबॉडी आईजीजी हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 23 days। ओके, आईजीजी इज द ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉस द प्लेसेंटा को जो क्रॉस करती है एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू डेवलपिंग फिटर, ठीक है। तो आपकी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्लेसेंटा को कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस करेगी, तो हम कहेंगे आईजीजी क्रॉस करेगी। और सबसे ज्यादा परसेंट सीरम में जो है आईजीजी का होता है, 75 to 80% तक होता है। और लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन भी हमारी आईजीजी का होता है, 23 days होता है। तो आईजीजी के बारे में ये 3-4 बातें आपने याद रखनी है। ओके, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट कॉमन, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, ये आईजीजी की बात हो गई। अब आईजीएम पे आइए। आईजीएम क्या, फर्स्ट एंटीबॉडी दैट इंटरैक्ट विद न्यू बैक्टीरिया दैट एंटर द बॉडी। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपकी आईजीएम। क्वेश्चन आएगा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन सी एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है, तो आईजीएम होती है। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, आईजीएम का होता है। ओके, इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो तो कितना है, 5 days होता है। इट मेक्स अप टू 5 to 10% होती है ये, ठीक है। तो आपके आईजीएम के बारे में क्या है, आईजीएम के बारे में प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है। आते हैं अब आईजीए के ऊपर। आईजीए मैंने अभी आपको बताया कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट है आईजीए। मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी आफ्टर आईजीजी। आईजीजी सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट तो आपकी आईजीजी है ना। आईजीजी के बाद जो है आईजीए होती है। आईजीए प्रेजेंट होती है ब्लड में, लिम्फ में, अदर बॉडी सिक्रेशन, सलाइवा, टीयर्स, मिल्क में। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द जेनाइटल लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टिनल लाइनिंग में। हाउएवर इट इज लेस स्टेबल देन आईजीजी, कैन बी फाउंड इन ए लोअर क्वांटिटी अकाउंटिंग फॉर अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ब्लड। ओके, तो आपकी जो है
IgA के बारे में क्या देखा, सिक्रेशंस में प्रेजेंट है, कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट है, सलाइवा में प्रेजेंट है, टीयर्स में है, मिल्क में है। ठीक है, तो अभी आ जाएगा सलाइवा में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है, टीयर्स में कौन सी है, इस टाइप से पूछ लेंगे तो हमारी IgA है जो सिक्रेशंस में प्रेजेंट है, याद रखना। ओके, और IgG के बाद में IgA ही होते हैं जो मोस्ट कॉमन होती है। फिर आप इसको ना IgA को सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। देखिए, इट इज ऑफन कॉल्ड सिक्रेटरी एंटीबॉडी बिकॉज इट हैज अटैच सिक्रेटरी कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एंजाइमेटिक डाइजेशन। ठीक है, तो सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी, IgA है। अब आइए IgD पे। IgD में क्या है, लेस देन 0.5% सीरम एंटीबॉडी का होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ इमैच्योर बी सेल्स एज रिसेप्टर। ठीक है, इमैच्योर बी सेल के सर्फेस पे कौन सी, IgD प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। IgE जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगी। IgE देखिए, मेकअप लेस देन 0.01% ऑफ सीरम एंटीबॉडी इवन दो इट इज प्रेजेंट इन लोवेस्ट अमाउंट इन द ब्लड हैज ए शॉर्टर लाइफ स्पैन। ये क्या है, पोटेंट एंटीबॉडी होती है। ओके, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है IgE। पूछेंगे कौन सी एंटीबॉडी IG इम्यूनोग्लोबुलिन है जो आपकी एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, तो आपकी IgE होती है। ओके, IgE मोस्ट इफेक्टिव एंटीबॉडी अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग हेलमिन्स। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो इसमें से सारी की सारी मतलब कि देखिए 3-3 के पेयर दिए हुए, सारी बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, तो इसलिए ना आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोअल है ना। देखिए, टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनिक कोज कराता है। टिटैनस तो बैक्टीरिया है, ये तो बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कोज कराता है, तो ये भी बैक्टीरिया है। मीजल्स इज वायरल, काट दीजिए ऑप्शन। डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग इसे छोड़िए। अभी देखिए, कोलेरा, टाइफाइड, मम्स आ गया, ये वायरल आ गया। मलेरिया, मम्स आ गया, ये ठीक है। तो आपकी जो बैक्टीरियल डिजीज है वो कौन सी आई, डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग, ये तीनों जो है बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया का कोचियोरियम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस होता है। तो ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, तीनों ऑप्शन आपका डी राइट जो है बी राइट हो गया। डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज में आपका ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग ये सब आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है, which one of these is a radio opaque compound, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम फॉस्फेट, नन। देखिए, बेरियम सल्फेट जो होता है ये रेडियो ओपेक कंपाउंड होता है, यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। इसको बेरियम सल्फेट को बेरियम मील भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एमेटिक इज कॉपर सल्फेट। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8% ऑफ। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसमें क्या होता है, 7.5 to 8% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो 7.5 या 8% जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इन द बॉडी। तो मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कौन सा होता है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर में आपका सोडियम आ जाएगा, है ना। और पोटाशियम क्या है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो गया सोडियम। देखिए, विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजर कटायन सोडियम होता है, मेजर अनायन क्लोराइड होता है, और मेजर कटायन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम, याद रखना है। जैसे इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट इज अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड या नन। तो अमोनियम क्लोराइड आपका इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट होता है ना। एक्सपेक्टोरेंट मैंने आपको बताया भी था जब हमने ड्रग फॉर कफ को रिवाइज करा था, उसमें मैंने आपको बताए थे एक्सपेक्टोरेंट में अमोनियम क्लोराइड है, पोटाशियम आयोडाइड भी बताया था, है ना, एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद, तो ये हमने देख लिया एनास्टाइलसिस्टीन, है ना। दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया आई थिंक। तो एनास्टाइलसिस्टीन जो होता है पैरासीटामोल की ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए देंगे इसको। एनास्टाइलसिस्टीन एंटीडोट होता है पैरासीटामोल की ओवरडोज के लिए। ओके,
नेक्स्ट है इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ। तो इथेनॉल किसकी पॉइजनिंग का एंटीडोट है? मिथेनॉल, बार्बिचरेट, फिनोल, कार्बोलिक एसिड। तो आपका ऑप्शन ए मिथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएससी जो होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऑप्शन देख लीजिए किस में दिया हुआ है। तो फार्मेसी हेल्थ सेंटर दिया हुआ है, पब्लिक हेल्थ सेंटर, फार्मास्यूटिकल नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इफ टू और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग दे आर। तो देखिए थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट, केमिकल, क्लिनिकल इक्विवेलेंट। देखिए ये होती है केमिकली इक्विवेलेंट होती है। इफ टू और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग दीज आर केमिकली इक्विवेलेंट। ओके। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? फार्मासिस्ट, फिजिशियन, हेड नर्स, हेड फार्मासिस्ट। तो फिजिशियन जो होते हैं चेयरमैन होते हैं फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के। ओके। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर आर पार्ट ऑफ द। डिपार्टमेंटल स्टोर किसका पार्ट है? फिक्स्ड शॉप, स्मॉल स्केल रिटेलर, इटिनेरेंट रिटेलर है, स्पेशलिटी शॉप या फिक्स्ड शॉप, लार्ज स्केल रिटेलर। आंसर इज ऑप्शन डी। डिपार्टमेंटल स्टोर किसका पार्ट है? फिक्स्ड शॉप, लार्ज स्केल रिटेलर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर कैटेगराइज्ड इन डैश पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च। देखिए प्राइमरी सोर्स, पब्लिक सोर्स, इंटरनल या सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी सोर्स में आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट अमेरिकन प्रोफेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी, अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? देखिए 1923, 1829, 1825 या 1823। ऑप्शन सी हो जाएगा 1825। नेक्स्ट इन ए फार्मेसी कोडिंग इज डन फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कोडिंग? ब्लॉक सिस्टम, निमोनिक सिस्टम, साइन लैंग्वेज सिस्टम, फिक्स्ड लोकेशन। तो ये देखिए साइन लैंग्वेज सिस्टम नहीं आता इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिस्टम वेयर production and distribution is in the hand of private owners who earn profit is known as socialist system, government system, mixed economy, capitalist। तो ये ऑप्शन डी कैपिटलिस्ट सिस्टम में आता है। ओके। तो ये हमारे हो गए 70 क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले। आप लोगों का क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड का एग्जाम्पल नहीं है? मॉर्फिन, निकोटिन, आइबुप्रोफेन, कैफीन। तो इसका आंसर जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।